राजस्थान में चुनाव की बिसात बिस चुकी है। रैलियां सभाओं का दौर चालू हो चुका है। इंतज़ार है एक फाइनल लिस्ट का कि कौन उदयपुर का विधायक बनेगा। तो उसी कड़ी के अंदर जिन्होंने अपना दावा ठोका है, पार्षद एडवोकेट श्रीमती शिल्पा जी पामेचा। शहर में जहाँ निकल जाइए आप, मुख्य चौराहों पर, त्योहारों के अंदर, गलियों में, ऑटो रिक्शाओं पे आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, देवजुली 11 की शुभकामनाएं, सभी जो त्यौहार हैं उस पर आप। तो ऐसा लगा कि शायद चुनाव का मौसम आ गया है। तो आइए इसी कड़ी के अंदर हम बात करते हैं डॉक्टर शिल्पा पामेचा से। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जिस तरीके से आपने अपना दावा रखा है शिल्पा जी, क्या सोचकर आपने, मतलब क्योंकि आपको आया को 4 साल हुए हैं पार्टी के अंदर, चुनाव जनप्रतिनिधि का लड़ा, आप एक में जीती हैं आप, और 4 साल में ही आपने डायरेक्ट विधायक की दावेदारी रख दी है। तो क्या सोचा है आपने इस बारे में? ये सवाल बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो मुझे राजनीति में जानते हैं उनके लिए ये प्रश्न बना हुआ है। मैं ऐसा जानती हूँ कि ये प्रश्न स्वाभाविक है कि मैंने इतनी जल्दी क्यों करी या जो भी है। एक्चुअली क्या है कि सामाजिक कार्य मैं पुराने से करती आई हूँ। सक्रिय राजनीति में अभी 3 साल कह सकते कि पार्षद रूप में है, लेकिन सामाजिक संगठनों, विभिन्न एनजीओ के साथ और मैंने पुराने से काम कर रखा है। अब चूँकि ये समय ऐसा है कि इस समय हमें अपने कार्य का विस्तार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कार्य का मैं विस्तार कर सकती हूँ, जहाँ मैं एक पब्लिक में, एक वार्ड में अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो उदयपुर की जनता के लिए भी काम कर सकती हूँ। चूँकि संविधान एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत एक जने को तो आगे आना पड़ेगा। तो आज जब मोदी जी भी चाहते कि युवा शक्ति आगे आए और काम करें, तो वहाँ मैंने अपनी क्षमता को पहचानते हुए कि मैं काम कर सकती हूँ, तो उसी को देखते हुए मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो मोदी जी ने 33% महिलाओं को भागीदारी देने का जो मन बनाया है, उन्होंने जो बिल पेश किया है, उसके तहत क्या आपका नंबर आ सकता है? अगर संगठन को उचित लगता है, मेरे कार्यों को देखते हुए उनको लगता है कि ये महिला आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है, तो वो मुझे मौका देंगे तो ज़रूर मैं उनको फुलफ़िल करूँगी। मैं यहाँ की महिलाओं के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर सकूँगी। जिस तरीके से आपने अपने वार्ड के अंदर कोरोना काल को लीजिए आप, गर्भवती महिला को लेकर लीजिए आप, सभी में आपने बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करने का आपने काम किया है। कई आगे पार्षद से भी आगे जाकर आपने समाज सेवा का काम किया है। तो लोग उसी समय शायद समझ जाएं कि आप किस ओर बढ़ रही हैं। पर जिस चीज़ को देखते हो कि उदयपुर के बारे में आपका विज़न क्या होगा, मान लो आपको टिकट मिलता है अचानक, तो आपका विज़न क्या होगा उदयपुर के बारे में? उदयपुर का हमको बहुत अच्छा विश्व पटल पे विस्तार करना है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है कि हमारी उदयपुर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं के मद्देनज़र हमारी ये जो पर्यटन सिटी है, इसमें हम बहुत सारा विस्तार कर सकते हैं, नए पर्यटक स्थल बना सकते हैं, उन पे कार्य कर सकते हैं, कहीं एलिवेटेड रोडों को हम ला सकते हैं, जो आज हमारे यहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है तो उनको सुधार सकते हैं। और ख़ासकर एक वर्ग, जो मध्यम वर्ग हम कहते हैं, मैं उन्हीं के बीच में आज यहाँ रहती हूँ। उनको मैंने कोरोना में भी बहुत नज़दीकी से देखा और आज भी देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी स्थिति और ना आ जाए कि भगवान हमको इस ढंग की स्थिति दिखाए। और मैंने इन परिवारों को देखा, तो मेरा एक बहुत बड़ा विज़न है इन परिवारों को लेकर कि अगर भगवान मुझे मौका देता है या पार्टी संगठन मौका देती है, तो इस तबके के लिए उदयपुर में बहुत जो संभावना है उसको विकसित कर इन लोगों के लिए काम करना होगा। हमें रोज़गार पैदा करना होगा यहाँ पर, कि जहाँ घर में एक जना कमाने वाला है, 4 जने उसको करने वाले हैं, तो वहाँ लगता है कि 1 से 2 जनों को काम करना होगा। उसके लिए हमें हमारे यहीं उदयपुर को आत्मनिर्भर बनाते हुए इसमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। उदयपुर एक टूरिज्म सिटी है, कई सारे लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ पर पधारते हैं। पधारो हमारे देश का जो स्लोगन दिया गया है, इसके कारण कई लोगों को रोज़गार मिलता है। इस बारे में आपके विचार बताइए।
बिल्कुल मिलता है। तो इसी विज़न को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है एक कमी जो यहाँ पर नज़र आती है, पर्यटन सिटी भी, जो यहाँ पर्यटन भी बाहर से आते हैं बहुत खुश होके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं नाइट लाइफ की। अगर वो रात को 11 बजे आ जाते हैं तो उन्हें खाने की सुविधा नहीं होगी, घूमने की सुविधा नहीं होगी। तो हमारे यहाँ प्रबल संभावना है, पहले भी इस पर कई बार विचार हुआ कि यहाँ बन जाना चाहिए नाइट सिटी, और ये तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इस पे काम करना चाहूँगी, जिससे क्या होगा, एक तो रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेगी और प्लस उदयपुर को एक नया पर्यटक के माध्यम से नया एक आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और दूसरा यह है कि हम जो महिलाओं में देखते हैं, जो महिला पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको असुविधा की भी सामना करना पड़ता है, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और गाइड की व्यवस्था नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं उनको गाइड भी प्रोवाइड कराने हैं, जो सिंगल महिलाएं आती हैं तो उनको महिला गाइड मिल जाए और महिलाओं को रोज़गार भी मिले और प्लस उनके लिए पर्यटक की अच्छी सुविधा यहाँ मिल जाए। उदयपुर शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग को लेकर और ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर है, जहाँ पर आदमी सुबह से शाम तक 2-4 होना ही पड़ता है, हर चौराहे पर उनकी किसी न किसी कोई न कोई तकरार हो जाती है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, हमारी गुलाब जी बस साहब का एक सपना था एलिवेटेड रोड का, वो अभी काम पे चल रहा है। उसका लेआउट, मुझे लगता है हमारा ये कार्यकाल ख़त्म होगा उससे पहले इस पे मोहर लग जाएगी और जल्द ही हम एलिवेटेड रोडों का काम करेंगे। और रही बात पार्किंग की, तो मेरे 3 साल के अभी के कार्यकाल में हमने नाड़ा खाड़ा की पार्किंग है, आरएमवी स्कूल की डबल ट्रिपल मंजिला पार्किंग है, चांदपोल की पार्किंग है, आप सूरजपोल की पार्किंग ले लो, ऐसी अनेकों जगह हमने पार्किंग की व्यवस्था की। ठीक है, उनमें ऊपर नीचे जो भी व्हाटएवर चल रहा है तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया में सब कुछ आ जाएगा और पार्किंग दुरुस्त हो जाएगी। हमारी जब मेरी एक बार बात आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से हुई थी तो इन्होंने एक प्रोविज़न भी रखा था कि क्यों ना अपन सिटी में बड़ी गाड़ियों को बंद कर दें, जो भी 4 व्हीलर्स बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको बंद करने के बाद अपन वहाँ पर बैटरी वाले ऑटोज़ चलाएं, जो पार्किंग स्थल से ही उनको ले जाएंगे और उनमें ऑटोमोबाइल एक नंबर भी होगा तो वापस उनको लेके भी आ जाएं। तो इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। उससे क्या है कि हर पर्यटक हर जगह पहुंच भी जाएगा और हमें असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम के अंदर जिस तरह से कार्य चल रहा है, रात दिन सभी पार्षद लगे हुए हैं उदयपुर शहर को सुंदर बनाने के अंदर। स्मार्ट सिटी के कई काम, कई जगह पे कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई ढक्कन खुले हुए हैं, कई ढक्कन सही तरह से फिट नहीं है। कई बार जब सड़कों से जगदीश चौक से आदमी गाड़ी लेके उतरता हो तो ऐसा स्लिप हो जाता है, सड़कें ऐसी हो गई, बिल्कुल सीमेंटेड रोड जैसी हो गई, फिसल जाता है और कई उनको अस्पताल पहुंचना पड़ता है। कई बार ये शिकायत पत्रकारों के माध्यम से भी बात आगे बढ़ाई गई है, पर आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि स्मार्ट सिटी का काम हमारे यहाँ हुआ है, पहली बार हुआ है। कुछ जगहों पे इनको रॉक्स भी मिल गए थे, पहाड़ी मिल गई और अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कहीं लंबा काम खिंच गया और बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी, क्योंकि मैं चूँकि अंदरूनी हिस्से में ही रहती हूँ, मैंने बहुत करीब से इस काम को करते हुए देखा। तो कभी क्या चीज़ की प्रॉब्लम थी, कभी क्या, कभी इनकी लेबर, जैसे कोरोना में थी, इनकी बिहार की सारी लेबर चली गई थी, फिर स्थानीय लेबर को लाना करना और उसके बीच में टेक्निकल्स बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे ये पानी के लिए मतलब इनको ज़्यादा डीपली जाना है तो पेवर भी फूट जाते थे कहीं कहीं नीचे, जो क्योंकि हमारा पानी का स्तर बहुत नीचे है और कहीं कहीं इनको रॉक्स आ जाती थी, उससे भी निपटना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को करते हुए भी फिर भी इन्होंने अप्रिशिएट काम किया है। लेकिन क्या होता है कि कितनी बार कोई काम अपन करने जाते तो कुछ ना कुछ, जैसे अपन एक घर भी बनाते तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां रहती है, उसको बाद में दुरुस्त किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, इसके लिए लेकिन आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ पर जो अधिकारी है आपको उनको बताना होगा, लिखित में देना होगा, उसके बाद उस पर कार्य होगा। अभी मेरे यहाँ पर भी जैसे बारिश में हुआ था कि स्लिपरी हो रहा था, लोग गिरने के चांसेस हो रहे थे, तो तुरंत हमने उन मैडम जो भी अभी नई आई है, गुप्ता मैडम, उनको लिखित में दे दिया था कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो तुरंत उन्होंने दूसरे ही दिन मशीन भिजवा कर उसको घिसाई करके स्लोपिंग कम करी और उसको थोड़ा सा फेवरेबल बनाया। तो ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने उनको कई जगह जो ढक्कन के ऊपर नीचे थे और सब करा हुआ था तो उनको वो भी बताया। अभी इनका मेंटेनेंस चल रहा है और अगले, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 साल तक है, लेकिन अभी तक तो ये कर रहे हैं
और आगे जो भी इनका प्रोविज़न होगा वो करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ अगर ऐसी चीज़ होती है तो हमको एक बार लिखित में आगे देने की ज़रूरत है। खाली कहेंगे कि ये कर लें वो कर लें तो ऐसा नहीं है, हमको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, तो वो जाके आराम से काम हो सके। एक सवाल और है शिल्पा जी, महिला दुष्कर्म को लेकर राजस्थान में कई सारे अपराध रोज होते हैं, हर सेकंड्स अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। महिलाओं की कहाँ रेप, दुष्कर्म, अत्याचार कई सारे हम सुनने को प्रेस से मिलते हैं, हमें टीवी में देखने को मिलते हैं। क्या सोचती हैं इस बारे में आप? ये बहुत सोचनीय विषय है। ऐसी कांग्रेस सरकार से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस ढंग से इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी। हमें शर्म आती है अपने आप को राजस्थान का कहते हुए कि यहाँ नित्य प्रतिदिन जहाँ पर हम सुनते हैं कि 17 से 20 बलात्कार रोज होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, महिलाएं अकेली नहीं निकल सकती, बच्चियाँ तक अकेली नहीं निकल सकती। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जहाँ तक हमारा मानना है कि अगली बार जब हमारी अभी में ये सरकार जब आएगी बीजेपी, तो मुझे मालूम है कि एक कठोर कानून बन जाएगा और इन सब चीज़ों का निराकरण निश्चित है। लेकिन अगर इस सरकार इस चीज़ को नहीं कर पाती कांग्रेस, तो ये इसकी बड़ी विफलता है। क्योंकि अगर ये लुभावने चीज़ें दे सकती है, स्कीमें निकाल सकती है, तो कठोर कार्रवाई इन चीज़ों पे क्यों नहीं कर सकती? क्यों आज हमारी बहन बेटियां बाहर आसानी से नहीं निकल सकती? क्यों उनके लिए इस ढंग की चीज़ें बनी हुई है और अपराधी बेखौफ घूम जाते हैं? उनको आज अंदर कर भी देते तो 2 दिन में वो बेल करके आ जाते हैं और उस पीड़िता को वापस से एसिड डालते हैं, कहीं उसको फांसी खानी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। मैं तो चाहूँगी कि आने वाली सरकार जब हमारी बनती है बीजेपी की, तो उसमें हम एक कठोर अनुशासन रूप में इसको एक कठोर कानून के रूप में लेंगे कि जिसमें उस अपराधी को भी डर महसूस हो कि हाँ, मैं ऐसा कोई कुकृत्य ना करूं। मैं तो खुद ये आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना ही चाह रही हूँ कि वास्तव में ये सोचनीय विषय है। अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी संगठन मुझे अगर कोई मौका देती है, तो मैं सबसे पहला यही एक काम करूंगी कि हमारे यहाँ से जो बाहर से महिला पर्यटक आती है और हमारी यहाँ की महिलाएं बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप में उदयपुर में घूम सके, यहाँ का माहौल अच्छा रख सके, उसके लिए हम एक कड़ा कदम उठाएंगे। उसके लिए हमें महिला पेट्रोल टीम या दूसरी जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका भी सहारा लेंगे। और मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि उदयपुर ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो बने कि जहां महिलाएं सुरक्षित रूप में घूम सके, आराम से रह सके, आराम से अपना काम काज कर सके। क्योंकि जहां मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नाइट मार्केट हो, नाइट लाइफ हो, तो वहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमें इस पे काम तो विचार तो करना ही पड़ेगा। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली सीट हमारी भाजपा की सरकार की हो, मोदी सरकार का नेतृत्व जहाँ रहेगा वहाँ महिलाएं 100% सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। क्योंकि आज उन्होंने महिलाओं को जहाँ 33% आरक्षण दिया है, वहीं महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी है, उन्हें घर भी दिया है, उन्हें उज्ज्वल योजना भी दी है, आयुष्मान भारत भी दिया है, सब कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनके नेतृत्व में राजस्थान जरूर बुलंदियों पे जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे साथ शिल्पा जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।